और इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो ये एक्सिस हो गया। तो कितना हो गया, इसका सम प्लस इसका सम। बेटा सीधा सा अगर हम कहें कि ये एक्सिस आई जेड है तो आपका आई जेड इजक्वल टू 2i हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, कितना सिंपल बना दिया। अदरवाइज तो हम इसके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या करते, इंटीग्रेशन करते, है ना। हाँ, एक स्मॉल मास लेते, उसकी डिस्टेंस देखते कि उस पॉइंट से कितनी है, उस एक्सिस से कितनी है, फिर उसको इंटीग्रेट करो, उसकी लिमिट लगाते, तो बहुत लंबा मेथड बनता है। तो ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये इन चीजों को इजी बना देती है, राइट। चलो तो बच्चों आज हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, और आज के जो लेक्चर में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे काम आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, ये सीखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, उसके बाद में कुछ पीवाई की यूज करेंगे, राइट। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस अज्यूम कि ये एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, और ये इस तरह की बॉडी है, ठीक है। हाँ अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि ये समझ लो कि ये 2D जो बॉडीज है ना, 2D बॉडीज के लिए, उन्हीं के लिए काम का है। मतलब जो प्लेनर बॉडीज हो गई ना, लैमिना टाइप में हो गई, उनके लिए ही ये थ्योरम जो है वो काम आती है। ऑन द अदर हैंड हमारी जो कौन सी थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो आपकी किसी भी शेप की बॉडी के लिए काम आती थी, ठीक है ना। हाँ देखो क्या कह रहा हूँ मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो हमारी किसी भी मतलब एनी शेप, क्या कर रहा हूं मैं, एनी शेप की बॉडी के लिए, कोई भी शेप हो किसी भी तरह के ना, मतलब 2D हो यानी कि एक प्लेन में प्लेनर बॉडी हो, या 3D बॉडी हो, किसी के लिए भी, इसके लिए भी सही थी, इसके लिए भी सही है, लेकिन ये आपकी केवल 2D बॉडीज के लिए सही है। क्या है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मतलब लैमिना टाइप में जो ऑब्जेक्ट हो गए उन्हीं के लिए आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। हालांकि इसका ज़्यादा वो नहीं है कि आपको सीधा सीधा इसका एप्लीकेशन कुछ मिलेगा। तो देखिए कैसे होता है कि आपके ये एक मतलब लैमिना टाइप में बॉडी हो गई, और इसका हम सपोज कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है, या हम कहें कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है इसका, राइट। तो अगर हम एक एक्सिस बना ले, कोई एक्सिस ले लेते हैं इसमें जो कि इसके प्लेन के मतलब प्लेन में अलाई करता हो। लेट अस अज्यूम कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और इसके रिस्पेक्ट में इस प्लेन में ही है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर ये डिस्क होती तो इसका डायमीटर से मतलब सेंटर ऑफ मास उसका कौन सा होता है, सेंटर होता, तो उसके डायमीटर से पास होता है ये, राइट। तो ये कोई बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी है, और लेट अस अज्यूम कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, राइट। अब एक और एक्सिस लेते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर है। कैसा है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये इस तरह से हो गया, और सेम सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, राइट। हाँ, और इसके रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब एक ऐसा एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट जो कि इस प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, इसका जो प्लेन हो गया, ये इसका प्लेन हो गया ये वाला, राइट, और एक्सिस आपका इस तरह से है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो ये एक्सिस लेट अस अज्यूम कि ये एक्सिस आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि सेम इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, राइट। और अब ये देखिए हम इसको सीधा ना दिखा के इससे नीचे से दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके आर पार है ना, थ्रू है ये एक्सिस, राइट। तो बॉडी अगर ऐसे है तो ये एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस था ये ऐसे है, और ये ऐसे है, और ये एक्सिस ऐसे इसके थ्रू है, मतलब आर पार है, ऐसे ये इस तरह से होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर, ये दोनों आप एक्सिस आपस में कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, और ये आपका इन दोनों के परपेंडिकुलर है क्योंकि ये इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। लेट अस अज्यूम कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी का I3 है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि I3 मतलब ऐसा एक्सिस जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सपोज ये कितना है I3 लिया हमने, वो किसके इक्वल होगा,
ऐसे दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो और उस बॉडी के प्लेन में लाई करते हो। बात समझ आई? हाँ। सो ये होगा I1, एक तो हमारा ये I1 बॉडी के प्लेन में लाई करता है, तो ये I1 प्लस दूसरा इसके परपेंडिकुलर एक्सिस और बॉडी के प्लेन में लाई करता हो और सेम पॉइंट से, है ना, सेम पॉइंट से पास होता हो, उसी पॉइंट से पास होता हो। तो ये देखो कौन कौन से कंडीशन है, देखो कि जो एक्सिस, दो एक्सिस ऐसे एक्सिस होने चाहिए जो कि बॉडी के प्लेन में लाई करते हो। ठीक है, बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं I1 और I2 दोनों ही एक्सिस, जिनके रिस्पेक्ट में I1 और I2 हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का। ठीक है, इसके साथ में कि दोनों उसी पॉइंट पर कट करते हो। कौन से पॉइंट पे? जिस पॉइंट पर हमें हमारा जो एक्सिस है जिसके रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसी पॉइंट पर दोनों एक्सिस कट करते हो और दोनों एक्सिस 90 डिग्री पर हो। तो ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट से पास हो रहा है, वो उन दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके सम के इक्वल होगा। राइट, बहुत आसान सी बात है। ये जो थ्योरम है यही आपकी क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और इसका आपका क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए नीट में सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सीधे का मतलब इनका एप्लीकेशन आता है, इनका यूज होता है ना। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ, हो सकता है इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन आ कैसे सकता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी पूछते हैं। राइट, हाँ, इससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो चलो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो अब ये देखें कि हम अगर मान लो कोई डिस्क है ना, डिस्क भी आपकी कैसी होगी, कैसी बॉडी होगी, डिस्क 2D बॉडी है। राइट, तो डिस्क का अगर मान लो एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ये इसका सेंटर है और ये I1 है इसके रिस्पेक्ट में और ये I2, तो ये तो दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे। सर I कंसिडर कर सकते हैं डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो है ना। हाँ, I1 की जगह ये I है और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है। तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, देखो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये एक्स एक्सिस ले सकते हैं, वाई एक्सिस ले सकते हो, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के, जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो एक्सिस पास होता है, राइट, और इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो ये एक्सिस हो गया। तो कितना हो गया, इसका सम प्लस इसका सम। बेटा सीधा सा अगर हम कहें कि ये एक्सिस IZ है तो आपका IZ इक्वल टू 2I हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, कितना सिंपल बना दिया। अदरवाइज तो हम इसके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या करते, इंटीग्रेशन करते, है ना। हाँ, एक स्मॉल मास लेते, उसके डिस्टेंस देखते कि उस पॉइंट से कितनी है, उस एक्सिस से कितनी है, फिर उसको इंटीग्रेट करो, उसकी लिमिट लगाते, तो बहुत लंबा मेथड बनता है। तो ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये इन चीज़ों को इजी बना देती है। राइट, चलो कुछ एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो देखो एक बार आप देखते हैं, ये एग्जाम्पल आपका मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है KCET में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज I। क्या कह रहा है कि रिंग है एक जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में कितना है, I है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग about that axis perpendicular to its plane and passing through its center। हाँ, तो ये क्या कर रहा है कि उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा इसने किसके रिस्पेक्ट में, एक परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, उस प्लेन के, जो रिंग का प्लेन हो गया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूछा है। कोई एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके रिस्पेक्ट में बताना है हमें ना, और वो उसी पॉइंट से, सेंटर से पास हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, है कि नहीं। अभी तो किया था हमने, वो डिस्क के रिस्पेक्ट में किया था, रिंग के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। देखो एक बार ट्राई करो, उसके बाद में देखना सॉल्यूशन, है ना, उससे पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है। चलो ठीक है, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब ये देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो ये आपकी एक रिंग है, राइट, ये इसका सपोज सेंटर है, तो एक एक्सिस तो ये हो गया इसका, है ना, और इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये। अब दूसरा एक्सिस कोई भी ले लो जो इसका डायमीटर को, मतलब सेंटर से पास होता है, और डायमीटर है मतलब ना, डायमीटर कह लो होंगे, तो कोई भी एक्सिस ले लो, वो उसका भी रेस्पेक्ट में I होगा। तो हम एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेते हैं यहाँ से, राइट, तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I होगा। अब अगर हम बात करें कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, इसके प्लेन, ये प्लेन हो गया,
राइट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई भी ले लो। तो जेड एक्सिस में, अलोंग जेड एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये पूछा उसने बेटा। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है कि नहीं है, बताओ मुझे एक बार। हाँ, तो आई जेड क्या होगा? आई जेड मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, उसके रेस्पेक्ट में पूछा ना। हाँ बेटा, ये इसका सम प्लस इसका सम, आई प्लस आई, कितना हो गया? 2i। अब मैक्सिमम बच्चे कर भी लेंगे इसको कि आई जेड आपका कितना आ गया? 2i आ गया। लेकिन उनको कंफ्यूजन ये रहेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन कभी कभी मैं बता रहा ना, कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि हाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया? सिंपल 2i हो गया। अब जिसको पता है, अब परपेंडिकुलर नाम से जो डर गया बच्चा कि हाँ इसमें तो परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, कुछ और दिमाग में आ जाए, है ना। कभी कभी हम ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, क्या करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। क्यों? हमें लगता है कि नहीं इतना आसान क्वेश्चन पूछ कैसे सकते हैं किसी भी एग्जाम में ना। होता है कि नहीं होता? तो ये हमें देखना है कि कौन से, इसलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ एग्जैक्टली उसने पूछा क्या है, तो हमारा आंसर उसमें उस केस में मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि हम जो भी, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो सही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुई है तो ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ऑब्वियसली इतनी प्रैक्टिस आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। तो कितना आसान क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे कि नहीं है? हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन इज आई। देखो क्वेश्चन को ढंग से समझो ना। हाँ थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में? विच इज टेंजेंट, टेंजेंट है ना, और पैरेलल है इट्स प्लेन, इस मतलब प्लेन में ही है। क्या कह रहा है कि ये देखो, सोल्व करो, आप पॉज करके एक बार सोल्व करने की कोशिश करो और हो भी जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा बेटा ना, सीधे रट्टे मार के तो नहीं होने वाला, ठीक है ना। हाँ रट्टे मारो, सोचोगे आप सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए, वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन नीट पे आराम से पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखो आपका ये डिस्क हो गई, राइट, और ये सपोज थोड़ा सा 3D व्यू बना देते हैं इसका, राइट, ये डिस्क हो गई। अब क्या कह रहा है कि इसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक एक्सिस हो गया जो कि टेंजेंट है। तो बेटा ये टेंजेंट, लेट अस अज्यूम कि यही एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, और पैरेलल है इसके प्लेन के, इसके प्लेन में ही है मतलब, है ना। हाँ तो ये इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा टेंजेंट आ गया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, कितना है? आई। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ए टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विल बी। क्या कर रहा है? अभी भी टेंजेंट की बात कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ए टेंजेंट, टेंजेंट की बात कर रहा है। बट अब क्या केस हो गया? कह रहा है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके प्लेन के। ये प्लेन जो हो गया, ये इसका प्लेन हो गया, राइट। तो इस प्लेन में ऐसे होगा, दूसरा टेंजेंट यहां बन सकता है, इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, कहीं पर भी बना लो किसी पॉइंट पे। लेकिन क्या होगा, वो इस प्लेन में लाई करेगा। हमारा एक्सिस कहां पे लाई करना चाहिए? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है, राइट। तो ये डायरेक्शन जब होगा तो क्या करना है हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताती है कि आपका अगर प्लेन में कोई भी दो ऐसे एक्सिस ले लेंगे जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, हमें पता हो, राइट। तो देखो चलो ठीक है, दूसरा एक्सिस ले लेते हैं हम। इसका दूसरा एक्सिस कौन सा ले लेते हैं? ये इसी पॉइंट पे हम ऐसा एक्सिस लेते हैं जो इसके प्लेन में ही हो ना। तो ये सेंटर से पास हो रहा है, सपोज ये सेंटर से पास हो रहा है, राइट। तो इसका तो हमें दिया एम। अगर हम वैसे हम जानते हैं कि अगर मास m हो और रेडियस r हो किसकी? डिस्क की, तो कोई भी ऐसा एक्सिस जो कि कहां से उसके सेंटर से पास हो रहा हो और डायमीटर के अलोंग हो, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? mr²/4। डिस्क का, रिंग के केस में कितना होता है? mr²/2, राइट। क्यों होता है? क्योंकि रिंग के केस में मास बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और डिस्क में आपका कहां रहता है? सेंटर से और बाहर की तरफ, पूरा मतलब पूरी बॉडी में आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसलिए जो अच्छा ये डिस्क का मैंने रिंग का लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डिस्क का 4 होता है, राइट। mr²/2 किसका होता है? वो रिंग का होता है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया, सपोज ये आई नोट है, हम इसको आई नोट कह लेते हैं। कितना कह लेते हैं इसको? ये आई नोट है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। अच्छा ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना, टेंजेंट। और ये आपका
सेंटर से पास हो रहा है डायमीटर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो हमारे पास में दो ऐसे एक्सिस तो मिल गए जो कि 90 डिग्री पर है, और हमें चाहिए कौन से, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो बिल्कुल अगर लेट अस अज्यूम कि जेड एक्सिस है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है, तो हम कह सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई प्लस आई नोट। लेकिन अब आई नोट तो हमने लिख दिया, आंसर किसमें गिवन है, आई के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो अब आई नोट को भी किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, हमें आई के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा बेटा, है ना, कि आई नोट और आई में क्या रिलेशनशिप है, तभी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो हम वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये हमारा आई नोट ये है। अब अगर टेंजेंट की बात करें, एम और आर के इसके टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो हम ये कैसे निकालेंगे, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी काम में लेंगे। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल सर। तो देखो ये हमने अभी तो ये एक्सिस लिया था, हम इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसके पैरेलल ये वो बना लेते हैं। तो ये हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया बेटा, और इसके रिस्पेक्ट में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है ये भी, और डायमीटर का लॉन्ग है एक्सिस, तो ये आई नोट हो जाएगा, राइट। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है, और दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर, ये आर है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि भैया जो इसका किसी भी एक्सिस का जो कि ऐसे एक्सिस से पैरेलल है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है, राइट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया, I इज इक्वल टू आई नोट। आई नोट कितना है, ओके, आई नोट को छोड़ो, अभी एम और आर के टर्म्स में ले रहे हैं ना, हाँ। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना हो गया बेटा, आई नोट क्या, एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस मास ऑफ द रिंग वो कितना आया, m। इसमें गिवन नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना क्या सर मास इसमें दिया नहीं है बेटा, ये हम अज्यूम करें सो दैट कि हम आई और आई नोट के बीच में रिलेशनशिप निकाल सके, ठीक है। हाँ, यहाँ बाद में हम रिप्लेस कर देंगे इसको आई नोट का एम आर स्क्वायर बाई 4 से, राइट, ओके। सो ये आपका हो गया आर स्क्वायर, सो ये आ गया 5/4 एम आर स्क्वायर। ये आई आ गया जो कि आई हमें गिवन है, अगर हम बात करें एम और आर के टर्म्स में तो ये हमें आई मिल गया, ठीक है। और एम आर स्क्वायर बाई 4 हमें पता है क्या होता है, आई नोट हमारा, और हमें आई नोट और आई के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नोट, ये तो आई नोट हो गया इंटू 5 आई नोट हो गया, दैट मीन्स आई नोट इज इक्वल टू आई बाई 5, ये आ गया, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आई जेड आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ गया, चलो ग्रीन पेन से ही करते हैं, ओके। आई प्लस आई बाई 5 दैट इज 6/5 आई, ये हमारा आई जेड आ गया इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने हमारे पास में इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए दो एक्सिस चाहिए थे जो कि परपेंडिकुलर हो, आपस में परपेंडिकुलर हो और उस बॉडी के प्लेन में लाई करते हो। तो एक एक्सिस तो है ही हमारे पास में आई गिवन है, दूसरा एक्सिस हमने ये ले लिया जो उसके सेंटर से पास होता है, ठीक है। अब लेकिन अब हमारे पास में क्या हो गया, इसका रेस्पेक्ट में हमने मान लिया था कि आई नोट है उसका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अब आई नोट और आई के बीच में रिलेशन निकालना था, तो हमने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम में ले ली, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने आई और आई नोट के बीच में रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। आई नोट की वैल्यू आई के टर्म्स में यहाँ पे रख दी हमने वापस, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। क्या यहाँ पर है, डी, सो डी इज आवर आंसर, राइट। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा है, मतलब आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों ही यूज हो गई, तो थोड़ा क्वेश्चन तो है, अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन आने भी चाहिए ऑब्वियसली, नहीं, चलो गुड। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए लाइट रोड ऑफ लेंथ एल हैज टू मासेज m1 and m2 attached to its end. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the road and passing through center of mass. अच्छा, परपेंडिकुलर का नाम सुनते ही ऐसा मत सोचना कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, ठीक है। हाँ, उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि परपेंडिकुलर का नाम आपने सुना और आपको लगता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीधी अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ओके, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कर रहा है, ए लाइट रोड, लाइट रोड का मतलब क्या दे दिया उसने, लाइट रोड का मतलब कि भाई उसमें क्या नहीं है, मास नहीं है, मास उसका रोड का कितना है, नेग्लिजिबल है, 0 है। उसकी लेंथ एल दी है और उसके 2 मास लगे हुए हैं ना,
तो ये हमारी एक रोड है, लाइट रोड है, और यहाँ पे एक मास लग गया और यहाँ पे एक मास लग गया। ये सपोज m1 मास है और ये आपका m2 मास है। मैं सॉल्यूशन देखो उससे पहले आपको क्या करना है, सोल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ समझ में आई ना बात। क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सो दैट कि आपको प्रैक्टिस होती रहे। और ये भी आपका किस में पूछा हुआ है, देखो नीट में पूछा क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक तो यूज करना ही पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा होगा। हाँ तो देखो m1 m2 आपका मास दी गिवन है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा उसने किसका, सिस्टम का, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की बात कर लेके आ गए यहाँ पे, इसने कॉन्सेप्ट आपका सेंटर ऑफ मास का भी यूज कर लिया, राइट। मतलब अब हमें क्योंकि इसका मास कुछ है नहीं तो हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, राइट। और इनकी लेंथ कितनी है, टोटल आपकी L लेंथ है। रोड की कितनी लेंथ है, L है ना, गिवन है, वेरी गुड। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस निकाले इसके रिस्पेक्ट में तो क्या आएगी बेटा, ये जो लेंथ आ जाएगी हमारे पास में ये वाली, राइट। और ये लेंथ कितनी आ गई, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन पता है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं, m2L अपॉन m1 प्लस m2 ना। मतलब जो यहां से निकाल रही है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रही है, यहां से सेंटर ऑफ मास की है ना, इस पॉइंट के ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी अगर डिस्टेंस ये निकाल रहे हैं इस मास से तो कैसे होगा, ये तो इस m1 x1 से निकालते हैं ना, हाँ तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि x1 जीरो ही इस पॉइंट पर, और ये हो गई बेटा यहाँ पे कितना है, ये L हो गई। सो m2 x2 यानी कि m2L अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही इसका निकाल देंगे। अब इसको अज्यूम कर लेंगे सो दैट कि ये डिस्टेंस हमारे पास में आ जाए, तो क्या होगा, इसका रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, इनका m2L x का तो ना, हाँ यहाँ से मान लो y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये x1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो ये डिस्टेंस तो आपकी m2L बाई m1 प्लस m2 आ गई, तो ये कितनी आ जाएगी, ये m1L अपॉन m1 प्लस m2। बस इसमें यही था, अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अब क्या पूछा इसने, अब इसने कहा है कि ऐसा इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड। अब रोड ये है तो इसका, इसने ये तो नहीं कहा कि भाई इसके प्लेन से बाहर होना चाहिए, तो प्लेन से इस प्लेन में ले सकते हैं और प्लेन से बाहर भी ले सकते हैं, एक ही बात है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये कैसी रोड है, आपकी मासलेस रोड है, ठीक है। हाँ तो अब ये देखो, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ये आई है, लेट्स अज्यूम आई है, तो कैसे निकालेंगे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, भैया कुछ भी नहीं है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इस मास का निकाल दो, इसका मास इनटू इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, प्लस इसका भी निकाल दो, सिंपल। तो आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू m2 इंटू m1L अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये तो इसका मास का हो गया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हाँ प्लस इसका निकाल दो, ये कितना होगा m1 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है m2L अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। हाँ थोड़ा इसमें टच हो गया, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे m1 स्क्वायर L स्क्वायर आएगा, तो ये तो नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन ही है दोनों में, ठीक है। हाँ ऊपर क्या आ गया, m2 इंटू m1 स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, यहाँ पे m1 इंटू m2 स्क्वायर और L स्क्वायर। सो बच क्या आ गया बेटा, मतलब कॉमन क्या आ गया, m1 m2 और L स्क्वायर कॉमन आ गया। सो m1 m2 हमने कॉमन ले लिया ऊपर में, ठीक है। और ये कितना आया, ये बच किया गया, m1 बच गया यहाँ पे और यहाँ पे m2 बच गया, इंटू L2 भी कॉमन लिया था, L2 स्क्वायर, और नीचे का क्या है, नीचे का तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है ही दोनों में, ठीक है। हाँ या LCM से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो m1 प्लस m2, तो एक ये m1 प्लस m2 आपका कैंसिल हो जाएगा, किससे, इसकी पावर खत्म हो जाएगी, तो क्या बच गया m1 m2 L स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है, किस इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। देखो क्या हुआ, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 L स्क्वायर, फर्स्ट वाला ही आ गया, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है। हाँ तो थोड़े से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे क्वेश्चन भी आपसे आराम से होंगे, और हम PYQ करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा, ठीक है। हाँ तो अच्छा है, और आप करो
प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बस। तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे काम में लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे काम में लेते हैं ना, ये चीज़ अगर आपने लर्न कर ली तो उसके बाद में, और आपको मतलब किसी बॉडी का किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बेसिक याद कर लो। उसके बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये क्या करती हैं, ये आपको हेल्प कर देंगी फर्दर, मतलब किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिस करते रहो और लर्न करते हो, सीखते रहो। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी बेटा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना बस।